क्वादेन ये एक जापानीज मूवी है जिसका जापानीज में अर्थ है भूत या कहानियां। इस मूवी में 4 शॉर्ट मूवीज हैं जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो पहली कहानी की शुरुआत द ब्लैक हेयर से होती है जिसमें हम एक काफी पुराना घर देखते हैं जिसे देखने से लगता है कि घर की मरम्मत काफी समय से नहीं हुई है। घर के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी तलवार को साफ कर रहा होता है। दरअसल ये आदमी एक समुराई होता है जो पहले तो काफी अमीर हुआ करता था, लेकिन एक बार जब इस समुराई के मास्टर इससे नाराज हो गए तो उन्होंने इसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करके रख दी। इसलिए आज ये इतना गरीब हो चुका है कि इसके पास नए कपड़े लेने तक के पैसे नहीं है। इसलिए ये समुराई फटे हुए कपड़े पे ही किसी तरह गुजारा कर रहा है। वहीं हम उस समुराई की पत्नी को देखते हैं जो काफी खूबसूरत होती है, जिसके काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। पर घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उन्हें बुनाई का काम करना पड़ता है। अब एक दिन समुराई बाहर जाता है तो वहाँ पर उसे उसके मास्टर मिलते हैं जो उसकी हालत देख उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं जो ऐसा है कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें एक बड़े ओहदे पे नौकरी दिला सकता हूँ जिससे कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन समुराई उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है क्योंकि इसके लिए उसे अपनी पत्नी को तलाक देना होगा। लेकिन जब वो घर लौटता है और अपने घर की हालत देखता है तो वो काफी स्वार्थी हो जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और फिर उसे तलाक दे के वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसकी पत्नी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि समुराई की दूसरी शादी हो चुकी है जिसमें उसके मास्टर अपने शर्त के अनुसार उसे ऊंचे ओहदे की नौकरी पे रखवा देते हैं, जिससे समुराई काफी खुश हो जाता है और वो अपनी दूसरी पत्नी को लेके उस जगह जाने लगता है जहां उसे अपनी नौकरी करनी है। अब रास्ते में उसकी नई पत्नी की नजर एक कपड़े के दुकान पर जाती है और वो उस दुकान से कपड़े लेने में काफी समय लगा देती है, जिसे अनुभव कर समुराई को अपनी पहली पत्नी की याद आती है। दरअसल उसकी दूसरी पत्नी उससे नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। फिर कुछ दिन बाद जब समुराई अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसकी दूसरी पत्नी वहां आकर उसे परेशान करने लगती है, जिस बात से वो गुस्सा होकर उसे उसके पिता के घर वापस जाने के लिए कह देता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि जैसे ही उसकी नौकरी खत्म होगी वैसे ही वो अपनी पहली पत्नी के पास जाकर उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेगा। आगे हम देखते हैं कि समुराई की नौकरी का वक्त समाप्त हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी पहली पत्नी से मिलने के लिए अपने घर वापस आता है, जहां वो देखता है कि उसका घर पहले से भी बुरी हालत में है और तभी उसे कमरे में रोशनी दिखाई देती है। इसलिए वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहां उसकी पत्नी बिल्कुल वैसी ही मिलती है जैसे कि वो उसे छोड़ के गया था। तब वो उसके पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है, जिस पर वो उसे माफ भी कर देती है। अब देखते ही देखते काफी रात हो चुकी थी और समुराई काफी लंबा सफर भी तय करके आया था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसके लिए बिस्तर लगा देती है और फिर दोनों सोने लगते हैं। अब अगली सुबह जब समुराई की नींद खुलती है तो वो अपनी पत्नी की जगह एक कंकाल को देखता है जो उसकी पत्नी का ही होता है, जिसे देख वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब वो देखता है कि उसकी पत्नी की काले लंबे बाल जो उसे काफी पसंद थे वो उसका पीछा कर रहे हैं और जितनी बार भी वो बाल उस समुराई को छूते हैं उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वो बूढ़ा होते चला जाता है। फिर आखिर में वो जैसे ही घर से निकलने वाला था तभी वो बाल उसे फिर से छू लेते हैं, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द वुमेन इन द स्नो, जिसमें हम 2 लकड़हारों को देखते हैं जो मुसाही गांव में रहा करते थे, जहां ये हर रोज जंगलों में आया करते और लकड़ियां काट के अपना और अपने परिवार का पेट पाला करते थे। इसके बाद अब उन दोनों लकड़हारों को देखते हैं जिसमें से एक लकड़हारा जो काफी बूढ़ा था जिसका नाम मासूका होता है, वो और उसका शिष्य ने मिरोची हर रोज की तरह आज भी लकड़ियां काट के घर की तरफ जा रहे होते हैं। पर तभी रास्ते में एक तेज बर्फीला तूफान उठता है जिसके कारण उन्हें आगे बढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। जहां मुसाकू की उम्र भी काफी ज्यादा होने के कारण वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई देती है जिसमें दोनों तूफान के थमने का इंतजार करने के लिए चले जाते हैं और काफी थके हुए होने की वजह से दोनों की आंख भी लग जाती है और इसीलिए दोनों वहीं सो जाते हैं। पर फिर तभी उस कुटिया का दरवाजा अपने
आप खुलता हुआ दिखता है, जिसमें से सफेद कपड़ा पहने हुए एक चुड़ैल अंदर की तरफ आती है और वो सीधे मूसाको के मुंह पे अपने मुंह से फूंक मारती है, जिससे उसका पूरा शरीर जमने लगता है और फिर जमने के कारण उसकी वही मौत हो जाती है। तभी फिर मोरिची की आंख खुल जाती है और वो उस चुड़ैल को ये सब करते हुए देख लेता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है और डरते हुए मासुको को छोड़ने की विनती करता है, जिस पर फिर वो चुड़ैल बताती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताओगे और यदि तुमने ऐसा किया तो उसी वक्त मैं तुम्हें मार दूंगी। वहीं तब तक बाहर तूफान थम जाता है और मोरिची अपने घर वापस चला जाता है, जिसके बाद वो हर रोज की तरह जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में ले जाके बेच देता है। फिर एक दिन जब वो हर रोज की तरह लकड़ियां काट के लौट रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है, जिससे मोरिची पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पे वो बताती है कि वो पास ही के गांव में अपने रिश्तेदार से मिलने जा रही है ताकि मेरे रिश्तेदार मुझे कुछ काम दिला सके। इस पर फिर मोरिची उसके माता पिता के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उन्हें तो वो बचपन में ही खो चुकी है। अब क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी, इसलिए मोरिची उसे अपने घर में रात तक रुकने का प्रस्ताव देता है, जिस पे वो लड़की मान जाती है और उसके साथ घर चली जाती है। जहां अब हम मोरिची के माँ को देखते हैं, जो उस लड़की से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम ऊकी बताती है। तब मोरिची की माँ उसे ऐसे अकेले सफर ना करने की सलाह देती है, जिसके बाद तीनों खाना खाते हैं और फिर ये मूवी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोरिची और ऊकी की शादी हो चुकी है और उन दोनों के 3 बच्चे भी होते हैं और पूरे गांव में ऊकी की इज्जत होती है, क्योंकि वो काफी दयालु और सबका भला करने वाली औरत होती है। पर एक दिन जब मोरिची अपने हाथों से अपने पूरे परिवार के लिए चप्पल बना रहा था कि तभी वहाँ पर ऊकी आती है, जो उन चप्पलों को देखकर मोरिची की तारीफें करने लगती है, जिसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। पर फिर तभी मोरिची उसे एकटक देखने लगता है, जिस पे ऊकी उससे ऐसा करने की वजह पूछती है, जिस पर मिरोची बताता है कि आज तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे कि मैंने कई सालों पहले एक चुड़ैल को देखा था, जो तुम्हारी तरह काफी सुंदर थी। इसके बाद मिरोची ऊकी को उस दिन हुई सारी घटना बता देता है और अंत में ये कहता है कि ये शायद मेरा वहम था, जिस पे फिर यूकी कहती है कि वो हकीकत थी और वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ और वही तुमने मुझे दिया वादा तोड़ा है, इस वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। पर फिर भी ऊकी मिरोची को मार नहीं पाती, क्योंकि उसे अपने बच्चों की फिक्र होने लगती है, जिस पर फिर वो मिरोची से कहती है कि अब तुम्हें अकेले ही तीनों बच्चों की जिम्मेदारी निभानी होगी और यदि इस जिम्मेदारी को तुमने पूरी सच्चाई से नहीं निभाई तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगी। जिसके बाद यूकी भागते हुए दरवाजे के आर पार होते हुए वहां से चली जाती है और यहीं पर यह भी कहानी समाप्त हो जाती है। फिर तीसरी कहानी शुरू होती है, जिसका नाम होइची द ईएलएस, जिसमें हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम होइची होता है, जो देख नहीं सकता था और वो समुद्र किनारे अपने हाथों में एक सुरीला वैद्य यंत्र लिए धनियावरा की लड़ाई के गाने गाने लगता है। और अब हम उसी समय में पहुंच जाते हैं जब धनियावरा की लड़ाई हुई थी, जो गेंगी और हाइको राजवंशों के बीच लड़ी गई थी, जहाँ पर गेंगी राजवंश अभी तक एक भी लड़ाई नहीं आ रहा था, वहीं हाइकी राजवंश पिछले 2 युद्ध बुरी तरह से हार गया था। इसके बाद फिर से युद्ध शुरू होता है, जिसमें हाइकी राजवंश का सेनापति बड़े ही निडर अंदाज में गेंगी की सेना को मार रहा था और फिर वो जैसे ही गेंगी के राजा के पास पहुंचता है तभी उसे गेंगी की सेना घेर लेती है और फिर तीरों से उसे छलनी कर देते हैं, जो होने के बाद हाइकी की सेना ज्यादा देर नहीं टिक पाती। अब हम देखते कि हाइकी राजवंश की रानी एक छोटी बच्ची है, जो इस राजवंश की आखिरी बची हुई शख्स है, जो अपने राज्य के लोगों के साथ समुद्र में कूद के अपनी जान दे देती है, जिसका ऐसा करने से उस समुद्र का सारा पानी लाल हो जाता है। अब हम वापस से अपने समय में आते हैं, जहाँ पर लोगों में ये वहम था कि समुद्र श्रापित है, क्योंकि इसमें हाइकी राजवंश के मरे हुए लोगों की आत्मा रहती है, इसलिए यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई नाव या जहाज डूब जाते हैं, जिनकी आत्मा की शांति के लिए लोगों ने एक मंदिर भी बनवाया होता है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम होइची को
देखते हैं जो उस मंदिर में ही रहा करता था। और एक दिन जब होइची अपने गुरु के लिए पानी भर रहा होता है तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम डोंकाए होता है और वो होइची को बताता है कि आज मैं और गुरु कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए आज के दिन तुम्हें मंदिर की देखभाल करनी होगी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर होइची कुछ देर मंदिर में टहल रहा होता है और तभी उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसके पास हो, इसलिए फिर वो उसकी तरफ जाता भी है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। तब होइची वहाँ अपना वैद्य यंत्र लेके बैठ जाता है और उसे बजाने लगता है। पर फिर तभी वहाँ हाइकी राजवंश का सेनापति आ जाता है जो होइची से कहता है कि मैंने तुम्हें डानियोरो की लड़ाई के गाने गाते सुना है, तो क्या तुम इस गाने को मेरे राजा के सामने गाओगे। जिस पर होइची मान जाता है, इसलिए वो होइची को लेके एक महल की ओर चला जाता है जहाँ पर होइची एक राजा के सामने गाना शुरू कर देता है। उधर दूसरे दिन जब डोंकिया एक गुरु के साथ मंदिर में आता है तो वो वहाँ काम करने वाले आदमियों से होइची के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि होइची शायद सो रहा है। अब आगे जब वो आदमी पानी भरने जाता है तो उसे होइची काफी थका हुआ दिखता है। इस पर फिर वो होइची से सवाल करता है कि तुम कल रात कहाँ थे, लेकिन होइची बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही हर रोज होता है जहाँ होइची अपना वैद्य यंत्र लेके रोज रात उसी जगह पर बैठ जाता है और वो सेनापति आकर उसे ले जाता है। वहीं मंदिर में काम करने वाले दोनों आदमी आपस में होइची के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक बताता है कि होइची रात भर गायब रहता है और दिन भर सोता है और उसका शरीर धीरे धीरे सफेद सा पड़ता जा रहा है। पर फिर तभी वहाँ पर होइची आ जाता है जिससे वो दोनों आदमी उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, लेकिन होइची बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब होइची को गुरु अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम रात भर कहाँ गायब रहते हो। जिस पर वो बताता है कि वो अपना कुछ काम करने के लिए रोज निकल जाता है। जिसके बाद फिर एक दिन मौसम काफी खराब हो जाता है और काफी देर बारिश हो रही होती है। फिर तभी वो सेनापति वहाँ आता है और होइची को लेके जाने लगता है, जिसे डोंकिया ही देख लेता है और वो उन दोनों आदमियों को होइची का पीछा करने के लिए कहता है। जिस पर वो दोनों होइची का पीछा करते करते एक कब्रिस्तान तक जा पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें होइची की चप्पल और छड़ी रखी मिलती है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं वहाँ बारिश नहीं हो रही होती और जहाँ हम होइची को देखते हैं जो दरबार में बैठा होता है और वो सबको डानियोरो की लड़ाई गा के सुनाने लगता है। दरअसल वहाँ मौजूद लोग हाइकी राजवंश की आत्मा होती है। इधर दोनों आदमी कब्रिस्तान पार करके महल में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें उड़ते हुए आग के गोले दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो एकदम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन उनके गुरु ने कहा था कि बिना होइची को लिए वापस मत आना, इसलिए दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तभी उन्हें कुछ दूर पर होइची बैठा हुआ दिखता है, इसलिए फिर वो दोनों होइची के पास जाते हैं और उसे जबरदस्ती वहाँ से उठाकर मंदिर में ले आते हैं। इसके दूसरे दिन होइची गुरु को सब कुछ सच सच बता देता है, जिस पर गुरु कहते कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इसके बाद गुरु और डोंकियाए होइची के शरीर पे कुछ मंत्र लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो उस आत्मा को नहीं दिखाई देगा। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और होइची उसी जगह पे अपना वैद्य यंत्र लेके बैठ जाता है और वो सेनापति भी फिर तभी आता है, लेकिन मंत्र की वजह से उसे होइची नहीं दिखता, इसलिए फिर वो उसे बुलाने लगता है। पर होइची कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो होइची को पूरे मंदिर में ढूंढने लगता है, जहाँ वो देखता है कि होइची का वैद्य यंत्र तो यही रखा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा। फिर तभी उसे होइची के कान दिख जाते हैं, क्योंकि डोंकिया उसके कान पे लिखना भूल गया था। इसलिए वो सेनापति निशाने के तौर पर होइची के कान को काट लेता है और वहाँ से चला जाता है। जबकि कान कट जाने की वजह से होइची को काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है। वहीं अगली सुबह गुरु देखते हैं कि सेनापति होइची का कान लेके चला गया, जिस पर गुरु और डोंकियाए होइची से माफी मांगते हैं और उसे ये बात बता देते हैं कि अब वो आत्मा वापस लौटकर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। जिसके बाद होइची की एक कहानी काफी लोगों तक फैल जाती है, जिस वजह से अब वो कई राजाओं के दरबार में जाया करता और लोगों को डानियोरो की लड़ाई की कहानी सुनाया करता, जिसके साथ ही ये कहानी भी समाप्त हो जाती है।
और अब हम इस मूवी की आखिरी कहानी को देखते हैं, जिसका नाम होता है इन अ कप ऑफ टी, जिसमें हम एक राइटर को देखते हैं जो बताता है कि ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो कभी पूरी ना हो सकी, जिसकी वो रीजंस भी बताता है कि या तो वो लिखने वाला बड़ा आलसी होगा जिस वजह से उसने कभी किताब को पूरा लिखा ही नहीं, या तो उसे कुछ काम याद आ गया होगा इसलिए वो किताब लिखना भूल गया होगा, वहीं या तो वो जब किताब लिख रहा होगा तो उसकी किताब कहीं गुम हो गई होगी। अब इन सब के बाद वो हमें एक ऐसी ही कहानी सुनाने लगता है और कहानी में हम न्यू ईयर का दिन देखते हैं जहाँ एक राजा अपने राज्य के लोगों से मिलने के लिए उनके बीच आए होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कुछ देर का आराम करने के लिए एक मंदिर में ठहरे होते हैं जहाँ उनके साथ काफी निंजास भी होते हैं, जिनमें से एक निंजा नेम कुन्नाई होता है जो प्यास लगने के कारण पास ही में रखे पानी के पास जाता है, पर वो जैसे ही ग्लास में पानी लेके उसे पीने लगता है तभी वो देखता है कि पानी में उसकी रिफ्लेक्शन के बजाय किसी और की रिफ्लेक्शन दिख रही है, जिस पर वो पहले तो अपने आसपास देखता है पर उसके आसपास कोई नहीं होता। इसलिए फिर वो दूसरी गिलास लेकर उसमें पानी पीने लगता है, पर उसमें भी वही चेहरा दिखता है, जिससे कनाई गुस्से में उस गिलास को फेंक देता है और तीसरी गिलास उठा लेता है, पर उसमें भी वही चेहरा दिखता है, जिसके बाद वो उस पानी को पी लेता है और वापस अपनी जगह चला जाता है। अब रात के समय कनाई महल में पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और फिर वो उस आवाज की तरफ जाता है जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और ये आदमी वही शख्स होता है जिसका चेहरा पानी में दिख रहा था। अब ये देख कनाई अपनी तलवार निकाल लेता है और उससे उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी अपना नाम शिकिबू बताता है, पर कनाई ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता था इसलिए वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर शिकिबू गायब होकर उसके पीछे आ जाता है, जिस पर फिर कनाई पीछे मुड़ के फिर से उसके ऊपर हमला करता है, जिसमें शिकिबू घायल हो जाता है, जिसके बाद कनाई सबको सावधान कर देता है कि कोई महल में घुस आया है। इस पर फिर सारे निंजा महल का चप्पा चप्पा छान मारते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। तब वो कनाई से पूछते हैं कि तुमने उसे कहाँ देखा, जिस पे कनाई बताता है कि मैंने उसे जब घायल किया तब वो अचानक से गायब हो गया। जो सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे आराम करने की सलाह देते हैं। वहीं दूसरे दिन हम देखते हैं कि कनाई ने काम से छुट्टी ली हुई है और तभी उसका नौकर वहां पर आकर उसे कहता है कि आपसे 3 लोग मिलने आए हैं, जिस पर कनाई बाहर जाता है तो उसे 3 लोग दिखते हैं जो बताते हैं कि तुमने मास्टर शिकुबो को जख्मी किया है और वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। अब ये सुनकर कनाई को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को मारने लगता है, पर वो तीनों भी गायब होने लगते हैं और फिर आखिर में हम कनाई को जोर जोर से हंसता हुआ देखते हैं और फिर हमें समझ आता है कि कनाई पागल हो चुका है और इसी के साथ ये कहानी इसी अधूरे मोड़ पर खत्म हो जाती है। अब हम वापस से उसी राइटर पे आ जाते हैं जो कहानी सुना रहा था, जिससे मिलने एक आदमी आया होता है जो उसकी किताबों को छापने वाला था, और फिर राइटर की पत्नी बाहर आती है और वो उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। फिर वो आदमी राइटर की कहानी पढ़ने लगता है जो अधूरी थी, इसलिए फिर वो दूसरी कहानी देखने लगता है कि तभी उसे राइटर की पत्नी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस पर फिर ये शख्स तुरंत उसकी तरफ जाता है, जहां राइटर की पत्नी उसे एक बाल्टी की तरफ इशारा करके वहां से भाग जाती है। तब वो शख्स धीरे धीरे उस बाल्टी की तरफ जाता है जहां वो देखता है कि राइटर उसी में बिल्कुल वैसा ही है जैसा कनाई को शीको भी दिखता था, जो देखकर वो शख्स भी वहां से भाग जाता है। और इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।